नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 12th यूनिट 3rd थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3rd टॉपिक है। तो मैं जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन MA B.Ed, डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री HSS नागसेनी, डिस्ट्रिक्ट यूनिट 3rd। और टॉपिक का चीज इसका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू द टर्म्स वाइट एंड ब्लैक टोन सिग्निफाई। इसका पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ये इस सबक का दूसरा क्वेश्चन है। व्हाट डू द टर्म्स वाइट एंड ब्लैक टोन सिग्निफाई। बाय द 18th century, Madras, Bombay and Calcutta had become important ports। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में कारोबार करने के लिए आई थी तो उस समय उन्होंने मद्रास, बम्बे और कलकत्ता में अपने पोर्ट सेंटर बनाई थी। अगला पॉइंट है, द सेटलमेंट दैट कम अप हियर वर कन्वीनिएंट पॉइंट्स फॉर कलेक्शन गुड्स। द सेटलमेंट दैट कम अप हियर, उन्होंने जो ये सेंटर बनाए थे, सेटलमेंट के जो सेंटर बनाए थे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, वर कन्वीनिएंट पॉइंट्स फॉर कलेक्शन गुड्स। तो यहाँ वो मटेरियल कलेक्ट करते थे और उनको अपने देश इंग्लैंड में भेजते थे एज ए रॉ मटेरियल। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट इट्स फैक्ट्रीज एंड मर्चेंटाइल ऑफिसेज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन शहरों में अपने फैक्ट्रियां बनाई थी और अपना मर्चेंटाइल ऑफिस बनाए थे। देयर एंड बिकॉज ऑफ कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज। तो यूरोपियन कंपनीज में इसका बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा था। फोर्टिफाइड दीज सेटलमेंट फॉर प्रोटेक्शन। तो इन्होंने ये सेंटर यहाँ प्रोटेक्शन के लिए बनाए थे, और क्योंकि उस वक्त यूरोप में एक कंपटीशन शुरू हो गया था। इन मद्रास, Fort St. George, in Calcutta, Fort William, and in Bombay, for Fort marked out of the areas of British settlement। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में अपना हेडक्वार्टर सेंटर फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया था, और बम्बई में फोर्ट मार्क बनाया था। आउट ऑफ द एरियाज ऑफ ब्रिटिश सेटलमेंट्स, आउट ऑफ द एरियाज जो कि साइड में बनाया था, थोड़ा सा टाउन से थोड़ा साइड में ये कॉलोनी उन्होंने बनाए थे, अपने ऑफिस बनाए थे। इंडियन मर्चेंट्स, आर्टिसंस एंड अदर वर्कर्स हु हैड इकोनॉमिक डीलिंग्स विद यूरोपियंस मर्चेंट्स लिव्ड आउटसाइड दीज पोर्ट्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर टाउन्स। इंडियन मर्चेंट, आर्टिशन, और हिंदुस्तान के जो कारोबारी लोग थे, आर्टिशन थे और दूसरे वर्कर्स थे जो माल सप्लाई करते थे। हु हैड इकोनॉमिक डीलिंग विद यूरोपियन। तो यूरोपियन व्यापारियों के साथ जो इंडियन व्यापारियों का जो कारोबार चलता था, तो इंडियन व्यापारी भी उनके साथ ही इन शहरों में रहते थे। ल्यूड आउटसाइड दीज फोर्ट, इनके जिन्होंने जो फोर्ट्स बनाए थे, अपने स्टेशन बनाए थे, इनसे थोड़ा दूर रहते थे। आउटसाइड दीज फोर्ट्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर टाउन्स। तो ये उन शहरों की उन्होंने ये सेटलमेंट की थी। Thus from the beginning there were separate quarters for Europeans। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग इंग्लैंड से, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर या बाकी लोग जो कारोबार करने के लिए जो एम्प्लॉयर थे, वो सेपरेट क्वार्टर बनाकर रहते थे। एंड इंडियंस विच केम टू बी लेबल्ड इन कंटेम्प्रेरी राइटिंग एज द वाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन रिस्पेक्टिवली। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, इनके ऑफिसर, ये टाउन से थोड़ा सेपरेट इनकी कॉलोनी बनाकर रहते थे, और बाकी इंडियन कारोबारी लोग या बाकी लोग जो थे वो उनसे थोड़ा हट कर दूसरी साइड, आउटसाइड एरिया में कॉलोनी बनाकर रहते थे।
और ये लेबल इन कंटेम्प्रेरी राइटिंग एज वाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन, तो इसको इन्होंने नाम दिया था वाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन। अपने आप को वाइट टाउन में रखते थे क्योंकि अंग्रेज थे वो सफ़ेद चमड़ी के थे, एंड ब्लैक टाउन रिस्पेक्टली, और हिंदुस्तान के लोग जो थे जहाँ पर वो रहते थे कारोबारी लोग, उसको ब्लैक टाउन का नाम इन्होंने दिया। वंस द ब्रिटिश कैप्चर्ड पॉलिटिकल पावर, these racial distinctions became sharper। तो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर लगभग जब काबिज हो गई, पॉलिटिकल पावर जब हिंदुस्तान में इनके हाथ में आ गई, द रेशियल डिस्टिंक्शन बिकम शार्पर, तो रेशियल डिस्टिंक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा भेदभाव हिंदुस्तान के लोगों के साथ शुरू हो गया था। इवन कि रेल में भी जब ये सफ़र करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, इनके ऑफिसर या अंग्रेज़ लोग, तो जिस डब्बे में सफ़र करते थे वहाँ इंडियन लोगों को उस डब्बे में सफ़र करने की परमिशन नहीं होती थी। बहुत बड़ा भेदभाव करते थे हर चीज़ में, तो जब ये पावर में आ गए तो ये भेदभाव और ज़्यादा बढ़ गया था। From the mid 19th century, expanding network of railway linked these cities to the rest of the country। और 19th सेंचुरी के मध्य में जब रेलवे की ईजाद हुई, रेलवे की लाइनें हिंदुस्तान में जब बिछाई, तो ये शहर जो थे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो गए। दे बिकेम मोर क्लोजली लिंक टू द पोर्ट सिटीज़, और ये जो पोर्ट सिटीज़ थी जहाँ से माल बाहर के लिए सप्लाई होता था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से, तो ये शहर भी एक दूसरे के साथ लिंक हो गए, और इन शहर, एक शहर से दूसरे शहर में रॉ मटेरियल इन पोर्ट सिटीज़ में पहुंचाने की बहुत बड़ी सुविधा हो गई थी बाकी जगह से। सिंस द रॉ मटेरियल वाज ट्रांसपोर्टेड टू दी सिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट टू यूके, और रॉ मटेरियल, ये पहले से ही ये रॉ मटेरियल हिंदुस्तान की बाकी जगह से इन एक्सपोर्ट सिटीज़ में, इन शहरों में पहुंचाया जाता था, और फिर वहां से इसको एक्सपोर्ट यूके के लिए रॉ मटेरियल, इनके कारखाने के लिए, इनके इंडस्ट्री के लिए किया जाता था। ऑल दो कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास सप्लाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री इन इंग्लैंड, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास से रॉ मटेरियल इंग्लैंड के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भेजती थी, एंड हैड इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक फोर्सेस लाइक कैपिटलिज्म, देयर इकोनॉमिक वर नॉट प्राइमरली बेस्ड ऑन फैक्ट्री प्रोडक्शन। तो उस इन्होंने ये माल जो यहाँ से अपने देश के लिए भेजी, क्योंकि इन देशों में रॉ मटेरियल की बहुत बड़ी कमी थी, जिसकी वजह से इन्होंने हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल इन शहरों से ये इंग्लैंड के लिए भेजते थे। इकोनॉमिक वर नॉट प्राइमरली बेस्ड ऑन फैक्ट्री प्रोडक्शन, तो फैक्ट्री प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने मटेरियल हिंदुस्तान से भेजना शुरू कर दिया। देयर वर ओनली टू प्रॉपर इंडस्ट्रियल सिटीज, कानपुर स्पेशलाइजिंग इन लेदर, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल। तो उस समय हिंदुस्तान में दो बड़े इंडस्ट्रियल शहर थे, कानपुर स्पेशलाइजिंग इन लेदर एंड वुलन एंड कॉटन। तो कानपुर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल भेजते थे, तो उस वक्त से कानपुर में लेदर, वुलन और कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, और जमशेदपुर और दूसरी जो कारखाना जो था वो जमशेदपुर में था।